Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश यादव की। क्या एल्विश यादव गिरफ्तार होने वाला है? क्योंकि ईडी ने बुला लिया है। इससे पहले फाजिल पुरिया से पूछताछ की थी और अब एल्विश यादव से पूछताछ शुरू हो गई है। ये पूछा जा रहा है कि ये सांप जो पकड़े गए थे, ये किसने यहाँ मंगवाए थे? क्या एल्विश यादव इन सांपों को मंगवाता था? क्या वो सांप के जहर को खरीदता और बेचता था? क्या वो ड्रग्स के रैकेट में जुड़ा हुआ है? क्या विदेशी युवतियां पार्टीज में आती थी? इससे पहले कितनी पार्टीज वो ऑर्गेनाइज कर चुका है? ये तमाम जानकारियां अब ईडी के अधिकारी एल्विश यादव से पूछ रहे हैं, क्योंकि कई सारी जानकारियां ईडी के पास ऑलरेडी आ गई। कई सारे आरोपियों से उन्होंने पूछताछ की है, संदिग्धों से पूछताछ की है, तो कुछ ऐसी डिटेल सामने आई जिसके आधार पर शिकंजा कस सकता है एल्विश यादव पर। क्या ये कहा जा सकता है? हाँ चिराग जी, देखिए दो चीज़ें। पहले तो ईडी ने केस क्यों किया? ईडी ने केस इसलिए किया कि ईडी ने जो नोएडा पुलिस का केस था उसमें एक बयान था, उसकी उनकी चार्जशीट जब फाइल की गई थी तो उसमें निकल कर आया था, जो राहुल था सपेरा, उसने कहा था, मतलब जो चार्जशीट में बयान है उसके हिसाब से राहुल ने कहा था कि मैं एल्विश के बोलने पे ये सब करता हूँ, उसके लिए मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। जो लाइन लिखी है मेरे पास चार्जशीट की कॉपी है जिसमें लिखा है अब मैंने अपना गूगल में अपना नाम प्रोफाइल पर राहुल पार्टी के नाम से बना रखा है। इस माध्यम से एल्विश यादव से जुड़ा, मतलब मैंने अपना नाम राहुल या उस पार्टी के नाम से बना रखा है, राहुल बीन पार्टी के नाम से बना रखा, और उसके साथ में एल्विश यादव से जुड़ा। और एल्विश यादव के प्रोग्राम में भी मैं कई बार जहरीले सांपों को और सांपों के जहर को लेकर गया था। इसके बाद मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। मैं नोएडा में अतिरिक्त और भी जगह एल्विश यादव की पार्टी में गया था। वही इसने लिखा। सवाल ये उठता है कि ये क्या एल्विश यादव ने उसको कहा था कि लेकर आओ? अब ये जो कह रहा है कि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट था, मतलब जो चार्जशीट में बात कही है, हम ये यहाँ की किसी और की बात नहीं बता, हम चार्जशीट में जो बात कह रहे हैं, चार्जशीट में राहुल का ऐसा कहना है, जो राहुल का बयान है कि एल्विश ने मुझे बोला था कि पैसे सांप लेके आओ, जहर लेके आओ, उसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। उसकी बातों से लगता है इसी बात को आधार बनाया मनी ट्रेल। ईडी का एंट्री नहीं तो इनमें दोनों की आपस में बातचीत हुई और दोनों की आपस में कोई सबूत क्या है इस चीज का? सबूत नहीं है, बस एक इंटरनेट कॉलिंग नंबर दिया है। वो क्या है इंटरनेट कॉलिंग? मैं आपको बताना चाहूँगा। एक इंटरनेट कॉलिंग नंबर दिया है जिसमें बताया है कि राहुल का नंबर दिया है। और एक, क्योंकि ऐसे में ये देखना पड़ेगा ना कि दोनों की बातचीत होती थी तो कोई ऐसा वर्चुअल नंबर पर बात होती थी। वर्चुअल नंबर जी दिया है, वो नंबर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वर्चुअल नंबर दिया है, मेंशन किया गया है। वर्चुअल नंबर मेंशन किया गया कि बताया गया कि जिसमें नंबर भी दिया है, इंटरनेट वर्चुअल नंबर 844 करके है स्टार्टिंग में, और 10 डिजिट है। तो बताया गया है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। एल्विश द्वारा अपने साथी विनय यादव, ईश्वर यादव व राहुल सपेरे से बातचीत करने के लिए सिम नंबर 84400 के इंटरनेट के वर्चुअल नंबर से प्रयोग करके आपस में बातचीत करते थे। अब ये बातचीत मैं फिर बताना चाहूँगा, ये बातचीत कहीं मेंशन नहीं कि एल्विश यादव राहुल से करता था, चार्जशीट में नहीं लिखा है। इसमें लिखा है एल्विश जो है अपने दोस्त विनय यादव से बात करता था और ईश्वर यादव से ये लोग कांटेक्ट में थे। कांटेक्ट में थे तो क्या कॉन कॉल होती थी या डायरेक्ट कॉल होती थी, इसका कहीं भी मेंशन नहीं है। नहीं, इसमें जो मैं एक बार दोबारा इसको क्लियर करके दिखाऊं, मैं चाहता हूं एक बार माइक पकड़ी थी। इसमें साफ साफ जो लिखा है वो ये लिखा है कि इससे स्पष्ट है कि एल्विश डायरेक्ट, मतलब सीधा सीधा राहुल सपेरे से बातचीत नहीं करता था। यानी कि वो डायरेक्ट बातचीत राहुल से नहीं करता था, बल्कि वह अपने साथी विनय के माध्यम से, विनय उसका एक दोस्त है, उसके माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से अथवा अन्य साथी के माध्यम से राहुल से संपर्क करता। फॉर एग्जांपल मुझे अगर बात करनी है, हमारे कैमरा में विनोद जी है, तो मैं विनोद जी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं प्रवेश से बात, प्रवेश आगे विनोद जी से बात कर रहा है। तो ये बात कही गई है और इसका कॉल डिटेल प्रस्तुत किया गया है एज अ सबूत। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एल्विश यादव द्वारा अपने साथी विनय, ईश्वर, राहुल से बातचीत करने के लिए सिम नंबर भी बता रखा है कि इंटरनेट से वर्चुअल नंबर, एक वर्चुअल नंबर भी दे रखा है, का प्रयोग करके आपस में बातचीत करते, जिसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से एल्विश अपने साथियों के साथ के संपर्क कनेक्टेड रहकर विभिन्न प्रजाति के सांपों को और सांपों के वेनम को बड़ी बड़ी पार्टियों मंगवाकर अपने यूट्यूबर्स के साथ विदेशी युवक युवतियों को बुलाकर सांपों के साथ गैर वीडियो शूट करते थे। सांपों का जहर निकालकर ड्रग्स गोली तैयार करके नशीले पदार्थ के तौर पर नशे का प्रयोग करते थे। देखिए कितनी गंभीर बात लिखी है, साफ साफ ये लिखा है कि ये सब आपस में जुड़े थे और ये
जो एल्विश था वो इनसे मंगवाता था सारी चीजें, गैर कानूनी तरीके से वीडियो शूट करते थे, सांपों का जहर निकालते थे, सांपों की गोलियां तैयार करते थे, नशीले पदार्थ के तौर पर उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ जी ये चार्जशीट में है। चार्जशीट में यही बात लिखी है। अब चार्जशीट में ये बात लिखी है तो ईडी की एंट्री कहाँ होती है और ईडी ने एल्विश को क्यों बुलाया? इसके लिए दो आंसर है सिंपल। मनी ट्रेल की बात आ रही है क्योंकि खरीद फरोख्त पैसे का लेन देन हुआ है जो आरोप लगे हैं, तो ईडी को भी जानना है इसमें कितनी सच्चाई। अगर खरीद फरोख्त की आरोप लगे हैं तो कितना सच और है, तो ये कितना बड़ा रैकेट है। सवाल ही उठता है कि ये रैकेट कितना बड़ा है, प्लस बहुत सारा पैसा। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने फर्ज कीजिए कमाया भी होगा, ये जो अपराध किया है तो खर्च भी हो गया बहुत सारा, उसका क्या हिसाब मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, अकाउंट में कितना रिफ्लेक्ट करेगा? तीसरी बात, जो बेनामी है वो कैसे प्रूव करेगी ईडी? चिराग जी तो केस कहाँ stand होता है? मैं बताता हूँ। मनी ट्रेल आपने कहीं खर्च भी किया है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा अरविंद केजरीवाल का केस। अरविंद केजरीवाल के केस में कोई भी रिकवरी नहीं है, लेकिन उन्होंने मनी ट्रेल बताया। उन्होंने बताया ये पैसे खर्च कहाँ हुए, आए और खर्च कहाँ हुए। तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर कुछ निकल कर आता है, देखिए अभी हम बोल नहीं रहे कि कुछ है, लेकिन अगर कुछ निकल कर आता है, ईडी को लगता है कि यहाँ कुछ मनी ट्रेल का हुआ है, यहाँ जो पैसे हैं वो इनलीगल एक्टिविटी से आ रहे थे, ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे थे, अवैध तरीके से आ रहे थे, अवैध धंधे से आ रहे थे पैसे, तो उस पैसों का मनी ट्रेल ढूंढेगी। उस मनी ट्रेल में कौन कौन इन्वॉल्व है सबका नाम आएगा। भले ही एल्विश यादव, अगर जिस तरह चार्जशीट में लिखा है कि राहुल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में था, तो वो कांटेक्ट दोनों जन को बताना पड़ेगा। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में बताएगी, ईडी को अगर इन फ्यूचर लगा तो ईडी को भी बताना पड़ेगा। लेकिन आज की पूछताछ के बाद अब अंदर से क्या क्या सवाल निकल कर आए, ये बड़ा देखने वाला माहौल होगा। क्योंकि अभी जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि चिराग जी, जो बेसिक है उस ईडी ने उस पर बड़ा प्रेशर दिया है कि ये रैकेट चल रहा था, क्या आप इसके इन्वॉल्वमेंट थे, पैसा आते थे तो कहाँ से आते थे, पैसों किसको जाते थे, उन पैसों का होता क्या था। नहीं, सवाल ये है ना कि जब अगर इस तरह के आरोपी आपस में कनेक्टेड दिखाएं और ये दिखाएं कि पिछले काफी समय से कर रहे थे, और ये इस प्रकार से एल्विश यादव अपने साथियों के साथ कनेक्टेड रहकर विभिन्न प्रजाति के सांपों को, वेनम को बड़ी बड़ी पार्टियों में मंगवाकर अपने साथी यूट्यूबर्स के साथ शूट करता था, उसकी गोलियां बनाता था और नशे के रूप में प्रयोग करता था, तो पता तो लगाएंगे ना कि कहाँ कौन लेकर आ रहा था। जैसे ये राहुल की भी बात आ रही है सामने कि वो लेकर आ रहा था, कितने पैसे उसको दिए जा रहे थे, कब से ये धंधा चल रहा था। राहुल अभी है कहाँ? देखिए राहुल को तो ऑब्वियसली अरेस्ट किया था, लेकिन उसको शायद बेल मिल गई है इस केस में। अभी तक मुझे लगता है सभी आरोपी बेल पे बाहर हैं। उसमें से एल्विश भी है कि एल्विश भी बेल पे बाहर है। इन लोगों बाहर आने के बाद इन्होंने एक दो मीडिया चैनल्स को इन्होंने इंटरव्यू दिया। इन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस ने जो हमारा बयान लिखा है चार्जशीट में वो हमने कहा ही नहीं है, ना हम एल्विश को जानते हैं। लेकिन पुलिस ने एक और चीज़ की थी चार्जशीट में, उन्होंने क्या था कि उन्होंने डायरेक्ट नेटवर्क नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शंस बताए थे कि थ्रू मुझे लगता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अगर आप आपस में आपकी बातचीत हो रही है, इसका मतलब आप जानते हो एक दूसरे को। बॉस, आपकी बातचीत हो रही है चाहे जो भी नंबरों से हो रही है। पुलिस ने तो यहाँ, मैं तो ये कहूँगा, हम ही वीडियो बना रहे थे जब हम शुरुआत में कह रहे थे कि एल्विश यादव इन्वॉल्व नहीं है और उसको बेल भी मिली थी। लेकिन अब जो फिर समझना पड़ेगा चिराग जी, फिर समझना पड़ेगा। चार्जशीट बड़ी, मैं एज ए क्राइम जर्नलिस्ट में मेरे सामने देख रहा हूँ, जो 2 नंबर दिया उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि एल्विश यादव ने राहुल से बात की, ना ऐसा बताया गया है कि एल्विश ने दोबारा उसको पढ़। हाँ, बिल्कुल। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है कि एल्विश डायरेक्ट राहुल सपेरे से बातचीत नहीं करता था। ये फैक्ट मुझे लगता है व्यूअर्स आपको समझ में आ गया होगा कि वो डायरेक्ट बात नहीं करता था, बल्कि वह अपने साथी विनय के माध्यम से ईश्वर यादव और ईश्वर के माध्यम से अथवा अपने अन्य साथी के माध्यम से राहुल से संपर्क, मतलब कि राहुल से वो संपर्क डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट तरीके से करता था। पहली बात, एल्विश अपने साथी विनय, ईश्वर व राहुल से बातचीत करने के लिए एक सिम नंबर बताया कि किस सिम नंबर के इंटरनेट से वर्चुअल नंबर का प्रयोग करता था। मतलब ये जो नंबर है मैं आपको बता दूं 8447 ... के इंटरनेट से, इस नंबर पर जो इंटरनेट फैसिलिटी थी उससे वर्चुअल नंबर एक दिया गया 1251 ... का प्रयोग करके आपस में बात करते थे। यानी कि इतनी ये आपस में कौन, यानी कि एल्विश यादव, ईश्वर यादव, विनय यादव या राहुल, ये कौन किससे संपर्क में था, ये बहुत स्पेसिफिक जानकारी नहीं है इसमें, जो अभी तक समझ में आ रहा है। इस प्रकार से एल्विश अपने उक्त साथियों के साथ कनेक्टेड रहकर विभिन्न जातियों के मंगाता था, पार्टियों में मंगवाकर अपने साथी, मतलब ये कहा गया कि ये मंगवाता था, लाने वाला कौन था, राहुल, मंगवाता ये था, पैसे ये देता था, शूट ये करवाता था, इसके बाद ये इसका इस्तेमाल भी करता था। CDR भी मेंशन नहीं। मैं साफ साफ एक चीज पूछना चाहता हूँ, सबूत दिखाइए। चिराग जी, इसमें कहीं CDR
सीडीआर मेंशन नहीं है, सीडीआर रिपोर्ट नहीं लगाई है, इतने बार कॉल हुआ है, इतने बार बातचीत हुई है, इतने बजे बातचीत हुई है, हवाई बातें। मतलब मैं चिराग जी 5वां साल है। आप, मुझे लगता है 20 साल से जर्नलिज्म में, क्राइम जर्नलिज्म में, जब चार्जशीट बनाई जाती है तो चार्जशीट में डिटेल होते हैं उन सब चीज़ों के, इतने बजे इसको सीडीआर। तो हमारे पास 9 पेज हैं। नहीं, ये तो ब्रीफ फैक्ट्स हैं। समझे नहीं, बाकी पे तो ब्रीफ फैक्ट के बाद डिटेलिंग भी तो होती है ना, वो लाइए आप 1200 पेज, तब पता लगेगा क्या है। हमें तो वो पुलिस दे नहीं रही, जो हमारे पास है उसके आधार पर हम ये एक कंक्लूसिव जो रिपोर्ट है वो बोल रहे हैं। तो हो सकता है जब इतने एक नंबर की जिक्र है कि इस सिम नंबर से वर्चुअल इंटरनेट कॉलिंग हो रही है, तो उसकी डिटेल भी होगी फिर तो, जब इतना स्पेसिफिक को बता रहे हैं। बिल्कुल। और अगर नहीं है तो फिर ये केस तो हल्का ही बनेगा, इसलिए बेल भी मिल गई। या तो पुलिस का फॉल्ट है, पुलिस अपने एविडेंस जो है वो स्ट्रांग नहीं बना पा रही, जिसकी वजह से इनको बेल इतनी इजीली मिल गई। 1-2 दिन, 4 दिन पे सबको बेल मिल गई। हाँ, अगर केस में दम है तो पुलिस ने इतनी इजीली जाने कैसे दिया, मतलब आपने अपना केस स्ट्रांग क्यों नहीं रखा? मुझे लग रहा है उस समय तक एविडेंस नहीं थे, बाद में एविडेंस आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी चार्जशीट 1200 पेज की बनी है। 1200 पेज की चार्जशीट में तो नेचुरली बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। इतना तो होगा नहीं कि ये इससे मंगाता था और इसमें खत्म तो नहीं करेंगे। पड़ेगा चिराग जी, आगे अब देखना पड़ेगा इसमें जाकर क्या होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो शुरुआत में चीज़ें लग रही थी कि नोएडा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, इसमें ऐसा लग रहा था, लेकिन अब चूंकि जब 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है तो बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें हैं जो नीड टू बी वेरीफाई। बिल्कुल। और हम एक बार डिटेल चार्जशीट, जो पूरी चार्जशीट है वो भी एक दिन लेके बैठेंगे और उस पर भी बातचीत करेंगे कि पुलिस ने क्या बताया इस केस में, कोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं, किसको आधार बनाया है, किन चीज़ों पे लेकर एल्विश के वकील की तरफ से फाइट चल रही, किसे वो कर रहे हैं कि ये डिफेंड कर रहे हैं कि ये चीज़ें हुई नहीं है। और इसी बीच कुछ दिन पहले राहुल की एक बाइट आती है। राहुल एक मीडिया चैनल के साथ बात करता है और वो ये सब चीज़ों को डिनाई करता है। हम उनसे भी कनेक्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि इस केस की परतें खुलती जाए और चिराग जी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आए। क्या दूध का दूध है, क्या दूध का पानी है, सब। आपने, मुझे याद है पिछली बार भी ये बात बोली थी, आरोपी अपने आप को प्रवेश हमेशा डिफेंड ही करता है। खैर वो तो बात की बात है, इसमें क्या होगा तो डिफेंड करेगा, पुलिस के पास भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए बस उनकी बात अपनी प्रूफ करने के लिए। बाकी आप ये वीडियो देखते रहिए और जुड़े रहिए। हम आपको एल्विश की केस की जो मेन चार्जशीट है हम वो बताएंगे कि पुलिस ने क्या क्या सबूत दिए हैं, क्या क्या चीज़ें पुलिस ने इस पर बताई हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।